अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी एपिसोड 5 ऑफ PSX रोजनामा। हमें शो में आज ज्वाइन कर रहे हैं मोइस शहजाद और मुफीज अजीज। वेलकम टू द शो। मोइस, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। बताइए आज की मार्केट कैसी रही और किस तरह की परफॉर्मेंस रही मार्केट की। आज की मार्केट तो बहुत ही स्ट्रांग थी, लेकिन एंड टाइम पर सेलिंग एक्सपेक्ट की। मुझे लग रहा था कि थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। सुबह से हम प्रॉफिट टेकिंग भी करा रहे थे। आज जो मार्केट का हाई लगाया था मार्केट ने, वो तकरीबन 5,005 पॉइंट प्लस हुई थी। मार्केट 3800 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुई थी और एक्सपेक्टेड था। कल रात को भी हमने बताया था अपनी वीडियो के अंदर, क्योंकि क्रूड ऑयल नीचे जा रहा था और क्रूड ऑयल कल से लेकर आज तक में $5 नीचे चले गया था और $91 पर ट्रेड कर रहा था जब मार्केट ओपन हुई थी। तो उसका इम्पैक्ट आना था। प्लस सऊदी से जो 3 अरब डॉलर और आने वाले हैं, और जो 5 अरब डॉलर थे वो रोल ओवर कर दिए हैं 3 साल के लिए, जिस वजह से पाकिस्तान के जो अगले 2 साल हैं उनके अंदर रिजर्व के अंदर कोई कमी नहीं आएगी। मतलब पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक साइड है वो थोड़ी सेफ साइड पर जा रही है। ये रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं पाकिस्तान के, इवन यूएई को जो पेमेंट करनी थी उसके बाद भी। तो इस वजह से हमने मार्केट के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट देखा। और जो मेन सेक्टर्स, ये जो मेन स्क्रिप्ट थे, उनके अंदर सबसे पहले तो सबसे टॉप पर बैंक था और यूबीएल बैंक था। यूबीएल बैंक का क्योंकि रिजल्ट आया था, नॉन शरिया है, हम काम तो नहीं करते, लेकिन ₹19.50 की अर्निंग आई थी एक क्वार्टर की और ₹8 का डिविडेंड तो हर क्वार्टर में कंसेक्यूटिव देता है। ₹19.50 की अर्निंग, यानी कि अगर कम पेश हम लगाएं तो ₹78 की अर्निंग पूरे साल की बनती है। और 370 ₹360 का उसको रेट चला था, तो ₹15 का उसमें स्पाइक आया, तो उसने भी पॉइंट्स ऐड किए मार्केट के अंदर। तो आज बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही। और मेनली जो सेक्टर ने जिन्होंने चलाया आज मार्केट को, वो कमर्शियल बैंक्स, दूसरे नंबर पर फर्टिलाइजर, तीसरे नंबर पर पावर जनरेशन। और पावर जनरेशन में सबसे टॉप पर हपको था, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑटोमोबाइल असेंबलर के अंदर गैल और GHNI, ये दोनों भी बहुत अच्छा परफॉर्म करे। तो मार्केट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। हमने कहा भी प्रॉफिट टेक करना चाहिए, लोगों ने हमारे कहने पर प्रॉफिट टेक भी किया। बहुत सारे लोग, जो मैं पहले कहता था आप लोगों को कि जब मार्केट सेटल हो जाए एक लेवल पर आकर, तो वहां पर आप फिर शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग कर सकते हैं। यानी कि जो पहले आपने पोर्टफोलियो के अंदर बेकार शेयर या लो फंडामेंटल वाले स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स अगर लेके रखे हैं, तो उनसे शिफ्ट अभी ना करें, क्योंकि जब मार्केट झटके से बढ़ती है तो वो भी रिकवर करते हैं। जब 15,000 पॉइंट प्लस हुए थे लास्ट वीक के अंदर और मार्केट हॉल्ड लगी थी, तब जो कचरा शेयर था, जो पेनी स्टॉक था, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। इवन एफएनईएल की अगर बात करते तो एफएनईएल भी बढ़ा था, नॉन चली है। के इलेक्ट्रिक भी उस दिन अपर कैप लगा था। तो उसके बाद अब आज जाके जो है मार्केट सेटल हो गई। आज हमें लग रहा था कि मार्केट अब जो है वो रुक गई है, स्टेबल हो चुकी है और यहाँ पर अब जो है शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग करनी चाहिए। तो जो कि आज हम लोगों ने लोगों को भी कराई। जो पेनी स्टॉक से, कचरा स्टॉक से, लो फंडामेंटल वाले थे, वो सब सेल करके हमने अच्छे स्टॉक दिलाए। और एंड टाइम फिर मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर भी हमने देखा, जिसके अंदर सीमेंट सेक्टर में अच्छी सेलिंग आई, फार्मा में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इसके में सेलिंग आई। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन के अंदर OGDC VPL थोड़ा नीचे आया। तो आज मार्केट अगर दिखते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड स्टार्ट में बाइंग थी, उसके बाद एंड टाइम पर प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन स्टिल इतनी प्रॉफिट टेकिंग नहीं है। 3,000 के ऊपर ही मार्केट पॉजिटिव बन रही है। और अच्छी बात यह है कि जो हम आज से 2 दिन पहले रोजनामा के शो के अंदर ही मैंने टारगेट दिया था 1,70,000 इंडेक्स का, तो जी वो भी अचीव हो गया। उसके ऊपर भी मार्केट बहुत ज्यादा देर रुकी और उसके बाद फिर 168 169 तक आई मार्केट। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही है मार्केट की। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आप पे दोबारा भी आऊंगा। जैसे आपने अपने मिड डे मूव के अंदर 170 की प्रोजेक्शन दी थी और वो अचीव भी हुआ, और जो आपने स्टॉक्स बताए पिछले शोज के अंदर वो भी अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। तो आज आपसे नए स्टॉक्स के भी इंशाल्लाह टारगेट्स पूछेंगे और स्टॉक्स भी आपसे जी। पूछेंगे। मूवीज में आपकी तरफ आना चाहूंगा। पिछले शोज के अंदर आपने फार्मा सेक्टर का भी एनालिसिस किया, ऑटो सेक्टर की सेल्स प्रोजेक्शन के बारे में भी आपने बताया, थोड़ा सा फर्टिलाइजर सेक्टर जिसने आज की रैली के अंदर भी कंट्रीब्यूट किया। फर्टिलाइजर सेक्टर को कैसे देखते हैं? इसके अंदर जो यूरिया की सेल्स हैं और उसमें जो कंपनीज हैं डिफरेंट, उस हवाले से रैंकिंग के हवाले से भी बताइएगा, किस कंपनी को प्रेफर बेहतर करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें जो फर्टिलाइजर सेक्टर है, अच्छा डिफेंसिव सेक्टर, डिविडेंड भी देता है और आपका जो मुल्क है वो एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, तो आपको फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है, फार्मर्स की जरूरत है। उसके बाद आप देखें 3 मेजर प्लेयर्स आप कह सकते हैं इसमें हैं, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर है FFC, उसके बाद आपके पास एंग्रो फर्टिलाइजर है ईफर्ट, एंड देन आपके पास फार्मा फर्टिलाइजर है। अगर आप ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें तो डिमांड बड़ी स्ट्रॉन्ग रही है। उसके बाद जो प्री खरीफ सीजन होता है जिसमें मेज और इस तरह की राइस वगैरह की क्रॉप्स हार्वेस्ट होती हैं, तो उसकी भी एक डिमांड रही है। अगर आप नंबर्स देखते हैं इंडस्ट्री के पूरे सेक्टर के देखते हैं फर्टिलाइजर के, तो वो कुछ 8.5 लाख टन के करीब जो है फर्टिलाइजर की सेल्स रही है। फौजी फर्टिलाइजर जो है, अगर आप उसके इंडिविजुअल नंबर देखते हैं तो वो बड़े बेहतर आए हैं। अगर आप उनको मंथ ऑन मंथ पे कंपेयर करते हैं तो दैट इज 99% का इंक्रीज। अगर आप ईयर ऑन ईयर पे कंपेयर करते हैं तो 51% का इंक्रीज है। कुछ 283,000 के करीब टन जो है उन्होंने फर्टिलाइजर की उनकी है। फिर डैप की उनकी सेल्स अच्छी रही है। तो ओवरऑल अगर आप मार्केट शेयर भी देखें वो भी उनका इंक्रीज कर गया है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है मार्केट शेयर के हिसाब से भी इस वक्त की प्लेयर नजर आता है और इन्वेस्टर्स का भी एक पसंदीदा शेयर है। डिविडेंड इंटैक्ट है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। फिर ईफर्ट की भी अगर आप नंबर देखें तो ईफर्ट में भी कुछ एक आप ये देखें कि उनके डिस्काउंट्स की एक बात थी, उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट्स खत्म किए थे, फिर डिस्काउंट्स जब उनके कंप्लीट हुए, उनकी सेल्स के नंबर्स आए, तो वो भी कुछ ना कुछ बेहतर नजर आए। कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं तो वो भी कुछ ग्रोथ की तरफ है। हाउएवर फार्मा फर्टिलाइजर जो है वो जरा फ्लैटिश रहे हैं
और उनके अंदर इतनी सॉलिड ग्रोथ नजर नहीं आई जितनी बाकी 2 कंपनीज में आई है। उनके मार्केट शेयर में भी इतनी कोई सॉलिड रिकवरी नजर नहीं आई, एंड दैट्स कंसीडरिंग क्योंकि एफएफसी एक बड़ा मेजर प्लेयर है और मार्केट शेयर जब वो बढ़ा रहा है, इन्वेस्टर्स का भी फ्रेंडली है, नंबर्स उसके इंडस्ट्री के अगर आप नंबर से कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल कंपनी के तो वो भी बड़े अच्छे इंटैक्ट हैं। सो यस, एफएफसी वुड बी अ कंपनी जो आप फर्टिलाइजर सेक्टर में अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं इसी के साथ आपसे एक और सवाल करना चाहूंगा कि $3 बिलियन की एडिशनल डिपॉजिट सपोर्ट हमें आ रही है यूएई की तरफ से और थोड़ा सा रोल ओवर भी है ऑलमोस्ट $5 बिलियन का। इसको जरा काइंडली एक्सप्लेन कीजिएगा, रोल ओवर क्या होता है और ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये एग्जैक्टली किस जगह पे एड इन करेगी? देखिए, रोल ओवर तो ये होता है कि आपके पैसे रोल ओवर हो जाते हैं, जिसे हमारे स्टॉक मार्केट में होता है ना, रोल ओवर आपके रोल ओवर वीक होता है कि शेयर्स को रोल ओवर कर देते हैं। सिमिलरली आपने एक पैसे कोई आपकी पेमेंट है वो हो गया कि चलो आपने बाद में देनी है, वो रोल हो जाती है, आगे चली जाती है। अब अगर हम फॉरेन पेमेंट करते हैं, जैसे हमने यूएई को पेमेंट करनी थी, तो उस पर हमारा जो फॉरेन रिजर्व है उस पर प्रेशर आता है। हमें डॉलर मेंटेन करने हैं ताकि हम हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी प्रॉब्लम ना आए, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे, मोर इंपॉर्टेंटली हमारे रुपी पे प्रेशर ना आए। हमारे रुपी पे प्रेशर आएगा, हमारा रुपी डिवैल्यू होगा, तो वो सब चीजें इन्फ्लेशन से कनेक्ट होती हैं। फिर आपकी इंपोर्ट महंगी होगी, तो बहुत सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। और रुपी डिवैल्यूएशन में सिर्फ वही कंपनीज जो डॉलर इनकम बेस होती है उन्हीं को फायदा होता है, बाकी सब तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। फिर आपकी फाइनेंस कॉस्ट और बहुत सारी चीजें इस तरह की ना आगे पीछे हो जाती हैं। सो रोल ओवर हो गया आपकी पेमेंट, और उसके बाद आपने एक पेमेंट जो करनी थी यूएई को, तो आपको बाकी उसकी दूसरे मुल्क से डिपॉजिट मिल जाएंगे, वो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसे प्रेशर नहीं आने देंगे। तो इट्स नॉर्मल थिंग, हमारे ताल्लुकात है फ्रेंडली कंट्रीज से, तो वो हमें पैसे दे देते हैं, बट ऐसा नहीं है पैसे वापस करने होते हैं। बट इस वक्त सिर्फ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे प्रेशर है, इसलिए ये सऊदीया की तरफ से आपको एक रोल ओवर मिल गया और डिपॉजिट मिल गया। बिल्कुल ठीक है। मोइज, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, जैसे हम ऑडियंस से पूछते हैं डिफरेंट कंपनीज के बारे में, वो हमें कमेंट्स में बताते हैं, हम नेक्स्ट शो के अंदर उसको कवर करते हैं, इसलिए आज भी मेरे पास आपके लिए कुछ कंपनीज हैं। सबसे पहले एजीपी के बारे में बता दीजिए। देखिए, एजीपी का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 190 रुपए और इसका रिसेंटली ही रिजल्ट आया था जिसके बारे में मैंने बताया भी था। 6 रुपए का इसने ईयर एंड के अंदर डिविडेंड दिया है, 2 रुपए का ऑलरेडी दे चुकी थी, तो 8 रुपए का एनुअलाइज डिविडेंड अगर हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो वो 4% की बनती है आफ्टर टैक्स, जो कि बहुत ही कम बनती है। अर्निंग्स की बात करते हैं तो वो 13 रुपए 34 पैसे की आई हैं पूरे साल की, और अर्निंग वाइज भी अगर हम देखें तो 190 रुपए का शेयर है, तो 15 के मल्टीपल पर मिल रहा है, 15 के पी पर मिल रहा है। तो इससे अच्छे शेयर फार्मास्यूटिकल में हैं, अगर किसी को इन्वेस्ट करना हो फार्मा के अंदर ही, तो एजीपी से अच्छा है कोई और शेयर हाइनून, गैलेक्सो या फिर एबट ले ले। बिल्कुल ठीक है। इसके साथ दो और स्टॉक्स भी हैं, ट्रीट और जी। इमेज के बारे में बताइए प्लीज। इमेज की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इमेज, अगर गारमेंट्स की बात करते हैं तो इमेज के शोरूम्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर, और एक बहुत अच्छा ब्रांड है, ऐसी सेल्स भी होती हैं, अमेजोन पर भी लिस्टेड था, यूएई यूएस के अंदर भी इसके आउटलेट्स हैं, आई थिंक ऑनलाइन सेल करती है वहाँ पर भी, तो इसकी सेल्स वहाँ पर भी आती हैं, मतलब डॉलर्स के अंदर भी इसकी इनकम होती है। और अर्निंग्स की बात करते हैं तो अर्निंग्स इसकी कंटिन्यूसली 2 रुपए के आसपास ही हैं, और 2000 अभी जो रिजल्ट आ रहा है आधे साल का 2026 का 25-26 का, तो उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ भी आई है। अब तक जो रिजल्ट आ रहा था उसके अंदर 2 रुपए की इसकी अर्निंग थी, 2025 के एंड में 2 रुपए 22 पैसे की अर्निंग आई है, और अभी जो ईयर एंड हाफ ईयरली का रिजल्ट है उसके अंदर 2 रुपए 64 पैसे की अर्निंग है हाफ ईयरली के अंदर ही, यानी कि एक्सपेक्टेशन रहेंगे पूरे साल के अंदर ईयर एंड तक 5 रुपए की अर्निंग हो जाए, और शेयर प्राइस का सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि सिर्फ 5 के मल्टीपल पर इसका शेयर मिल रहा है अभी, तो इसके अंदर बढ़ने की जगह मौजूद है कैपिटल गेन की, और प्लस कुछ ना कुछ डिविडेंड भी दे रहा होता है कंटिन्यूसली। पिछले जो है वो हर आधे साल के अंदर 1-1 रुपए अनाउंस करता है, लेकिन डिविडेंड पेमेंट के अंदर थोड़ी सी बहुत सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन इन दी एंड इन्वेस्टर को डिविडेंड मिल जाता है इसका। और ट्रीट का आपने जहाँ तक सवाल किया, ट्रीट क्योंकि अपना जो है किसी मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है शेयर कैपिटल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिलिट पाकिस्तान भी पहले हुआ करता था, जो कि पाकिस्तान से एग्जिट कर गया है, और सेम प्रोडक्ट थी, सेम लाइन ऑफ बिजनेस थी, तो अब यही सारी मार्केट को कैटर कर रहा है, क्योंकि एक लिस्टेड कंपनी है, इसकी सेल्स भी इस वजह से इंक्रीज हुई है, और भी नए प्रोडक्ट्स के अंदर ही आ रहा है, 25 रुपए का शेयर है, अर्निंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं, 2 रुपए 82 पैसे की अर्निंग आई थी इसकी ईयर एंड की, और इस बार जो आधे साल का रिजल्ट आया है उसके अंदर 1 रुपए 78 पैसे की अर्निंग है, यानी कि 3.5 रुपए पूरे साल की इसकी अर्निंग बनती है, तो अर्निंग्स भी इसकी बेहतर हो रही हैं, और अभी जो मल्टीपल इसका चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 7 के मल्टीपल पर ये मिल रहा है, तो इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो तीनों शेयर हमने डिस्कस किए उसके अंदर एजीपी क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि वो फार्मा सेक्टर है, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं। इसके बाद इमेज मैं रिकमेंड करूँगा लेना चाहिए, ट्रेड भी मैं रिकमेंड करूँगा लेना चाहिए। अब मैं बता देता हूँ आपको एक और वजह, जो मैं शेयर आपको बता रहा हूँ दोनों इमेज और ट्रीट, वो मैं इस वजह से लेने का कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इनके अंदर आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिल जाएगा। एस्टेब्लिश्ड कंपनी नहीं है, जैसे कि एफएफसी की हम बात करते हैं, या ओजीडीसी की हम बात करते हैं, पीएसयू की बात करते हैं, बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की हम बात करते हैं, तो वो सारी एस्टेब्लिश्ड कंपनी होती है, उनका बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा होता है, उनको और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती, नॉर्मल बिज़नेस चल रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है, और इन्फ्लेशन के साथ-साथ इनका प्रॉफिट भी स्लो इंक्रीज़ कर रहा होता है। जो मैंने आपको इमेज और ट्रेड बताई हैं, इन लोगों का
जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अप डाउन चल रहे हैं, क्योंकि नई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इमेज ने पिछले दिनों जो है वो राइट शेयर भी इशू किए थे पहले, इसके बाद ट्रेड भी नया बिजनेस आ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट चल रही है, उनके अंदर आपको कैपिटल गेन अच्छा मिल जाता है। ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं दोनों। बिल्कुल ठीक है। हमने आज देखा कि आज के टॉप गेनर्स के अंदर गैल भी शामिल था, गंधारा ऑटोमोबाइल्स। हमने देखा ऑटो सेल्स के मुखीज ने हमें कुछ नंबर्स भी बताए कि जिस तरह प्रोजेक्शन गंधारा की भी गाड़ियां बिकी हैं ज्यादा। तो गैल को हमने देखा पॉइंट्स भी इसने गेन किए। तो गैल को कैसा देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, कंपेयर टू साजियो भी है मार्केट में, एजीटीएल भी है, मिलर ट्रैक्टर भी है, उनके हिसाब से गैल को किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो वजह बताता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस में करते हैं, जिसका ग्रुप अच्छा हो, जिसकी इमेज मार्केट में अच्छी बिल्ड हो। अब गंधारा ऑटोमोबाइल कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी मार्केट में इमेज इतनी अच्छी बिल्ड नहीं है। अगर स्टॉक मार्केट किसी भी इन्वेस्टर से आप पूछते हैं, इन्वेस्टर से जो इन्वेस्टमेंट ही करता है 5 साल 10 साल के लिए, तो वो कभी भी गैल के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मैं भी कभी रिकमेंड नहीं करूंगा गैल को आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करें। इसके अंदर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, तो अच्छा हो सकता है। अभी जो आप कह रहे हैं कि ये जो है वो आज टॉप गेनर्स के अंदर ऐड था, वॉल्यूम लीडर्स के अंदर ऐड था, तो इसकी वजह ये थी कि 550-600 रुपए का एक शेयर इस मंदी के अंदर 300 रुपए पर आ गया था, 50% गिर गया था। और ऐसा नहीं था कि कंपनी के फंडामेंटल चेंज हुए थे या कुछ ना कुछ मसला हुआ था, कुछ भी नहीं, सारे से सही जा रही थी। कंपनी की नई गाड़ी थी जैक T9 हंटर, जो इसने निकाला था, सबसे सस्ता डाला पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद इसका एक और नया वेरिएंट भी आया था जो कि सिर्फ 87 लाख करोड़ से भी नीचे मिला था। तो उसकी सेल्स इस बार अच्छी एक्सपेक्टेड थी और अच्छी ही आई है। तो उसके बाद आफ्टर सेल्स इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। 2 कैप कंटिन्यूसली इसके लग चुके हैं, और भी हो सकता है वापस 600 पे चले जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा गैल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ जाने से पहले अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि स्टॉकिफाई हैज समथिंग स्पेशल फॉर आवर क्लाइंट्स एंड फॉर एवरीवन विद जीरो कॉस्ट। आप अगर स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं या अगर भी करने का सोच रहे हैं, तो स्टॉकिफाई ब्रोकरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है मुन्नी खनानी के साथ, जैसे रिसेंटली हमारा एमओयू साइन हुआ है। उसके अंदर स्टॉकिफाई के बिहाफ पे आपको 17 लाइव जूम सेशन, साथ अकाउंट ओपनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाएंगी। 1-on-1 ट्रेडिंग डेस्क सपोर्ट होगी, आपको अपना ऑर्डर लगवाना हो, आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो, और इस तरह की दीगर बेशुमार सर्विसेज हैं जो कि आपको प्रोवाइड की जाती हैं कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कोई चार्जेस होते नहीं हैं। मजीद डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर हम नीचे अटैच कर देंगे, आपसे मैसेज करेंगे तो आपको मजीद डिटेल्स पता चल जाएंगी। मुफीज, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसे डिफरेंट स्टॉक्स का हमने पूछा, आपसे मेरा सवाल ये है कि कमेंट्स में ऑडियंस ने कहा था आपसे पूछने के लिए, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं, एफएफएल और टॉमसीएल के बारे में बताइएगा कि टैक्स रिलीफ के बाद इन स्टॉक्स को आप रैली पकड़ता हुआ देख रहे हैं अगले कुछ टाइम के अंदर? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक करेक्शन ऐसे थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं जब फातिमा फर्टिलाइजर की बात कर रहा था तो मुझे बात करने के बाद याद आया कि जब मैंने फ्लैटिश बोला तो मैंने कहा लोग समझेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए। यूरिया की सेल्स उनकी अच्छी थी, लेकिन जो इनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, फातिमा फर्टिलाइजर के पोर्टफोलियो में और भी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोफॉस है, उसके बाद कैन की प्रोडक्ट है, उनकी जो अगर आप सेल्स देखते हैं ना, तो ईयर बहुत बहुत मार्जिनल सी रिकवरी है, एंड देन मंथ ऑन मंथ भी कुछ खास नहीं है। तो वहां पे आप एक स्लो मूवमेंट देखते हैं, और उनकी ईयर ऑन ईयर तो आई थिंक कुछ 60% की ग्रोथ है यूरिया की। ओवरऑल उनके स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं फातिमा फर्टिलाइजर के। एंड देन फिर जब फातिमा फर्टिलाइजर ने एक रैली की भी थी, तो उसमें क्योंकि ग्रुप सॉलिड था, एंड देन पीआईए का एक प्राइवेटाइजेशन की भी न्यूज थी, तो वो एक पूरा सेक्टर चला था, जितनी भी आरएफएल ग्रुप कंपनीज थी जो रिलेटेड थी, तो उनमें वो न्यूज का एक एलिमेंट भी था। बट अगर हमें फर्टिलाइजर सेक्टर में इन्वॉल्व रहना, तो हमें उनकी सेल्स एंड डिस्पैचेस के सामने रखने होंगे। इस पे क्लियर विनर आपके सामने एफएफसी नजर आएगा। जहां तक आपने बात की टैक्स की, जो अगर जीएसटी हमारा कम होता है, सेल्स टैक्स कम होता है डब्बे के दूध पे, तो यस, जो कंपनी देखिए, इसमें आपके पास डब्बे के दूध में अत्ताहूर आती है, प्रेमा आती है, एफएफएल आती है, उसके बाद आपके पास एफसीपीएल में जो ऑलपर्स है वो आती है। तो बहुत सारी कंपनीज है। एफएफएल जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी ही इसकी बेनिफिशियरी होंगी। फिर हम अगेन ये देखेंगे मार्जिन अपने इंप्रूव कौन करता है। एफएफएल वुड बी बेनिफिशियल ऑफ कोर्स, और यहाँ से आपको एक अच्छा गेन दे सकता है, क्योंकि अगेन एक तो एक टैक्स बेनिफिट उनको मिल जाएगा। टैक्स बेनिफिट तो नहीं आई वुड से, बट आपको कब टैक्स रिलीफ इस तरह करने के 18%, तब आपके मार्जिन बेहतर हो जाएंगे। अगर 10% बनाता है, उसके बाद आपकी सेल्स कितनी होंगी ये डिपेंड करता है। आपके मार्जिन अगर इंप्रूव हो रहा है और आपकी सेल्स अगर बेहतर हो रही है, उसके बाद आपके नंबर्स रिफ्लेक्ट करेंगे आपकी बैलेंस शीट पे। तो यस, जितनी कंपनियां बनाती हैं उनके लिए एक ये बेनिफिशियल चीज तो होगी, एफएफएल के लिए बेहतर तो होगा। अच्छा, हमने देखा है कि एफएफएल डिविडेंड नहीं देता। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के लिए कोई बंदा अगर कंपाउंडिंग कर रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर एफएफएल में वो इन्वेस्टेड है और कंपनी अगर डिविडेंड नहीं दे रही, तो हाउ वेल द कंपनी इज फॉर कंपाउंडिंग, इस बारे में भी थोड़ा सा बताइए इन्वेस्टर्स को। देखिए, डेफिनेटली अभी तो वो एक छोटी कंपनी है, और उसने उस तरह का कोई रिटर्न दिया भी नहीं है, और डिविडेंड भी नहीं देती। कंपाउंडिंग, जब आप कंपाउंडिंग की टर्म यूज करते हैं, तो कंपाउंडिंग इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम। इसकी कैलकुलेशन और अरिथमेटिक टोटली डिफरेंट है।
तो अगर तो आपको कंपाउंडिंग करनी तो हो सकता है आपको फूड सेक्टर में शायद उतनी अट्रैक्टिव, शायद आपको नेशनल फूड्स नजर आए, आपको एफसीपीएल और एफएफएल दोनों ही नजर ना आए। तो अगर तो आपको कैपिटल गेन इसमें कैच करना है कि आप कहते हैं मुझे एक अच्छी प्राइस एक्शन मिल जाए इसके अंदर, फिर आपके लिए एफएफएल वुड बी अ पिक। और आपको ये पता है कि हमारे यहाँ बायो ह्यूमर सेल न्यूज होता है, तो एक मोमेंटम, एक न्यूज जब मटीरियलाइज होने से पहले जब वो चलती है ना, एक अफवाह तो नहीं, र्यूमर जो भी कह लें, एक खबर फैलती है कि चले जी ये अब लाइमलाइट में, ये सेक्टर पर्टिकुलर लाइमलाइट में है। उससे होता क्या है कि उसके अंदर बाइंग इंटरेस्ट, लिक्विडिटी, ट्रेडर्स एक्टिव हो जाते हैं, सब हो जाता है, तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन डिस्कवरी अच्छी मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। मुझे मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। कुछ स्टॉक्स हमारे पास आगे 2 दिन है इस हफ्ते की क्लोजिंग में, कुछ स्टॉक्स और बता दें, और मार्केट का भी बता दें कैसी परफॉर्मेंस आपको लग रही है कि हो सकती है मार्केट की। देखिए मार्केट, मुझे सिंपल सी बात है, जो मैंने कल बात की थी एग्जैक्टली वही आज रिपीट करूंगा, क्योंकि कल वाली जो मैंने बात की थी वैसा ही हुआ है। ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी। राइट नाउ सिर्फ सिंपल यही बेसिक फंडामेंटल अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ने अगला मूव कहाँ लेना है, मार्केट ने ऊपर जाना है या फिर नीचे जाना है। जैसे कि कल ऑयल प्राइस नीचे गए थे तो आज मार्केट ऊपर गई, लेकिन शर्त यह कि सुबह भी ऑयल प्राइसेस नीचे ही रहने चाहिए। पता चला रात में आप सो के उठे तो ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो मार्केट फिर ऊपर नहीं जाएगी, मार्केट ने नीचे आना होगा, क्योंकि जितने झटके से $5-6 इतनी जल्दी ऑयल के अंदर अप डाउन नहीं होते। अगर होते हैं तो कोई ना कोई बैक पर न्यूज होती है, कोई पॉजिटिव न्यूज होती है तभी ऑयल नीचे आता है, कोई नेगेटिव न्यूज होती है तभी ही ऑयल ऊपर जाता है। और अभी जो 2 दिन बाकी हैं उसके अंदर बात चल रही थी पहले कि थर्सडे वाले दिन फिर से मुआहदे होने हैं, फिर से पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें बैठनी हैं, ईरान और यूएस वाले आने हैं और फिर मुआहदा होना है। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन हमारे पास आई नहीं है, लेकिन हो सकता है इस वीकेंड तक कुछ हो जाए। तो बस इसी वजह से मार्केट ने अप डाउन चलना है। ऑयल अभी भी नीचे है, प्रेशर के अंदर ही है, इतना ऊपर नहीं जा रहा। तो मुझे भी लगता है कि कल मार्केट पॉजिटिव रहे। ओपनिंग शायद थोड़ी सी मार्केट की नेगेटिव हो, क्योंकि जिस तरह से एंड टाइम पे आज प्रेशर आया है, सेलिंग प्रेशर, तो हो सकता है कल सुबह भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहे, लेकिन उसके बाद मार्केट अपने आप को रिकवर कर जाएगी। और मुझे एक और चीज़ लगती है, मार्केट का जो पुराना हो गया वो सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि जब जंग शुरू होने से पहले मार्केट 168 के पास थी, उसके बाद 168 से 144 145 का लो लगाया मार्केट ने। उसके बाद जंग अब तक खत्म नहीं हुई और मार्केट 170 पर आ गई। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जो बाय नहीं कर पाए, जो डर गए थे, जो घबरा गए थे कि जंग खत्म होगी फिर बाय करेंगे, कितना ही महंगा मिलेगा। तो अब उन सबको पता है कितना महंगा मिल रहा है। शेयर 25,000 पॉइंट क्योंकि बढ़ गए, तकरीबन 15 से 17% इंडेक्स अगेन बढ़ चुका है अपने लो से। तो इस वजह से जो लोग इन्वेस्ट कर सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज का गैप और कल का गैप, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पर गैप बड़े मैटर करते हैं और गैप फिल भी होते हैं। बहुत रेयरली होता है कि गैप रह गया और छोटा सा गैप रह जाता है। तो 3000 पॉइंट का गैप आज भी रहा है, कल भी 2000 पॉइंट का गैप रह गया था। तो हो सकता है कि मार्केट एक बार झटके से उसको फिल करा दे, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाएगी, मुआहदा नहीं हो रहा है, एक्स कुछ भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो अभी आपके पास आज की पोजीशन में, आज की डेट पर आपके पास एटलीस्ट 30 to 40% कैश अवेलेबल होना चाहिए, या 50%। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपने कचरा सिर्फ के अंदर अपने पैसे फंसाए हुए थे या जो भी XYZ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आपके पास एटलीस्ट 50% या 30% कैश होना चाहिए, ताकि अगर मार्केट नीचे आती है, थोड़ा डिप लेती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनेगी। अब बाय आपने क्या क्या करना है, अब देखिए आप क्योंकि खुद आपने जंग देख ली है मार्केट के अंदर, जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जंग देख लिया, आपको पता चलेगा कौन से स्क्रिप्ट गिरते हैं बहुत तेजी से, कौन से बढ़ते हैं तेजी से। तो जो स्क्रिप्ट बढ़े हैं, जो बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं, जैसे कि मैपल लीफ सीमेंट 75 रुपए का वापस 100 रुपए आ गया, डीजी खान सीमेंट 160 170 का लो लगा के वापस 204 205 का आज हाई लगा गया, ये भी रिकवर कर गया। ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, जो इस तरह के शेयर्स हैं, इवन फार्मास्यूटिकल आपके सामने है, मार्केट गिरी लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं आया। इवन हाइनून का जब रिजल्ट आया था तब 850 पे था और आज 1000 रुपए से ऊपर चले गया है। एबट 750 पे था और आज 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इस तरह के शेयर्स आपने लेने हैं जो मार्केट जब गिरे भी अगर तो गिरे हैं, लेकिन जब मार्केट बढ़े तो स्पीडी रिकवरी दे दें आपको, ताकि आपका कैपिटल वापस से जहां से गिरा था वापस वहां पर आ जाए। तो अभी तो सही। स्ट्रेटेजी सिंपल यही है कि पैसे आपके पास थोड़े कैश होने चाहिए और स्क्रिप्ट अच्छे रखे होने चाहिए, बस सिंपल। क्योंकि मार्केट सिर्फ और सिर्फ अभी न्यूज ड्रिवन चल रही है, जो भी इम्पैक्ट आता है जंग का उसके ऊपर चल रही है मार्केट, सिंपल। बिल्कुल ठीक है। मुफीज में आपसे सवाल होगा, ऑडियंस में से ही सवाल था कि एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई स्टॉक अपनी टारगेट प्राइस पे पहुंच जाता है तो उनको सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी परसेंटेज करनी चाहिए? आपके सवाल में ही मेरे ख्याल से जवाब है। आपने कहा टारगेट प्राइस पे अगर आ जाता है, अगर तो कोई चीज टारगेट पर आती है तो वहां पे तो आपने बेचना ही है उसको। टारगेट पे आगे आप रख के क्या करेंगे? आपका जो हदफ था वो तो अचीव हो गया। अब देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग। एंड ये बात याद रखें कि देयर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। आपको हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टॉक मार्केट जो है ना, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। हमारे यहाँ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। स्टॉक मार्केट
वेल्थ बिल्डिंग के लिए एक एसेट क्लास है, या यहाँ पे लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। आपका एक सर्टेन टारगेट आया, टारगेट रखा इसलिए गया कि मैं यहाँ पे लिक्विडेट करूंगा अपने एसेट को, मैं कैश आउट करूंगा, कर लिया। आप कैश आउट करेंगे, आपको उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई नजर आएगी, तो बिल्कुल अगर आपके टारगेट प्राइस पे है, आप उसको बिल्कुल बेचें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारी कोशिश तो ये थी कि आपसे पूछे गए सवाल जो हैं हम अपने गेस्ट से जरूर पूछें और एक सेक्टर का एनालिसिस हम डेली अपने शो के अंदर करें। नेक्स्ट कौन से सेक्टर का एनालिसिस आप जानना चाहेंगे हमारे गेस्ट से, और कौन से स्टॉक्स के बारे में जानना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको शो कैसा लगा इसके बारे में भी बताइएगा, ताकि हम भी इसको इम्प्रूव कर सकें। आपके ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट शो में, इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।